निम्न में से कौन सा प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? महानदी घाटी। व्याख्या है, भारत में गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सतलुज, गंगा मैदान, तटीय आंध्र प्रदेश तथा कृष्णा घाटी और महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक फैली काली मिट्टी की पेटी है। उत्तर प्रदेश देश का लगभग 40% गन्ना उत्पादन करता है, जो इसे श्रेष्ठ उत्पादन राज्य बनाता है। अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा गन्ना उत्पादक बड़ा देश है। महानदी घाटी को भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है, महान उत्पादक क्षेत्रों में नहीं गिना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की स्थापना 1959 में रूस सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड की स्थापना 1964 में रूस सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिमी बंगाल की स्थापना यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सरकार के सहयोग से की गई थी और इसमें 1962 में उत्पादन शुरू हुआ। वर्ष 2017-18 अवधि में भारत के प्रथम 4 प्रमुख राज्यों में चना उत्पादन का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। इसमें अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक है। चना उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की एक प्रमुख दलहनी फसल है, जिसे मुख्य रूप से रबी की ऋतु में बोया जाता है। सामान्य देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती हैं। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में चना उत्पादन का सही अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक था। भारत के अन्य प्रमुख चना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। विभिन्न वर्षों में मौसम की स्थिति और सरकारी नीतियों के कारण इन राज्यों की रैंकिंग में बदलाव हो सकता है। भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक है। रागी फिंगर मिलेट से मडुआ भी कहा जाता है, एक पौष्टिक मोटा अनाज है। भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, जिसके कारण इसे भारत का रागी का हब भी कहा जाता है। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश भी रागी के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी की फसल शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है क्योंकि यह सूखे को सहन करने की क्षमता रखती है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? स्थानांतरित कृषि है और इधर देश और क्षेत्र पूछे हैं। मिल्पा, जूमिंग, रोक्का, लदांग। मेक्सिको, उत्तर पूर्वी भारत, ब्राजील और श्रीलंका। इनमें से है डी सही है जो नहीं है पूछा गया है। बाकी रोका है ब्राजील में, जूमिंग है उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा है मैक्सिको में। इसकी व्याख्या है, स्थानांतरित कृषि जिसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है, यह एक आदिम निर्वाह कृषि का प्रकार है। इस कृषि पद्धति को विश्व के विभिन्न देश क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिल्पा मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका, जूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, रोका ब्राजील सही सुमेलित है। लदांग कृषि इंडोनेशिया और मलेशिया में की जाती है, न कि श्रीलंका में। श्रीलंका में इस कृषि को चेना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभिकथन ए है, भारतीय कृषि को मानसून का चूहा कहा जाता है। कारण आर है, भारतीय कृषि की मानसून पर प्रत्यक्ष निर्भरता है और मानसून की प्रकृति अनिश्चित व अनियमित होती है। इनमें से ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला इसकी व्याख्या है, भारतीय कृषि को मानसून का चूहा कहा जाता है क्योंकि देश का एक बड़ा कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए सीधे तौर पर मानसून की वर्षा पर निर्भर है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है और कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 हिस्सा ही सिंचित है, बाकी वर्षों पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रकृति अनिश्चित और अनियमित है, जिससे कभी सूखा तो कभी बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जो सीधे तौर पर फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं। मानसून की इसी निश्चितता के कारण कृषि उत्पादन और अर्थव्यवस्था दोनों ही अस्थिर बने रहते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार इसको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उसका सही उत्तर का चयन करना है। स्थानांतरित कृषि का नाम है इधर क्षेत्र और देश का नाम है मिल्पा, रोका, लदांग और रे। इसमें पहले भी वो क्वेश्चन आया। इसके बाद ये ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें है ए में ये है मिल्पा है मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका, बी में है ब्राज़ील और सी में है लदांग में इंडोनेशिया और रे है वियतनाम।
अगला है इसकी व्याख्या है, स्थानांतरित कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें किसान कुछ समय के लिए भूमि पर खेती करते हैं और उर्वरता कम होने पर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। काटो और जलाओ और खेती करो। इस कृषि पद्धति को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया में इसे लदांग और वियतनाम में इसे रेई कहा जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है या झूमिंग कृषि होती है। भारत में कृषि भूमि उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के देश के 57% भूभाग पर कृषि की जाती है। विश्व में कुल भूमि के केवल 12% भूभाग पर कृषि की जाती है। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात विश्व औसत 0.59 हेक्टेयर से अधिक है। और उपयुक्त उत्तर में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें 1 और 2 सही हैं। ये 1 और ये सही है और ये 2 ये सही हैं। अगला है इसकी व्याख्या है, भारत में कृषि के महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के लगभग 57% भूभाग पर कृषि की जाती है। इसकी तुलना में विश्व का औसत बहुत कम है, जहां कुल भूमि के केवल 12% हिस्से पर ही कृषि होती है। हालांकि भारत में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात विश्व औसत से कम है। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात केवल 0.31 हेक्टेयर है, जो विश्व औसत 0.59 हेक्टेयर से काफ़ी कम है। अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। विशेष कृषि का प्रकार है, इधर विवरण दिया गया है। इसमें से है विटीकल्चर, पिसिकल्चर, ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर है। तो इसके अंदर इसका दूसरा ऑप्शन सही है। जो एक के अंदर है विटीकल्चर है, जो अंगूरों का व्यापारिक उत्पादन करता है। और ये है पिसिकल्चर है, व्यापारिक स्तर पर मछली का पालन करता है। सी है ओलेरीकल्चर है, जो सब्जियों की व्यापारिक कृषि करता है। और सेरीकल्चर है, जो रेशम उत्पादन की प्रक्रिया करता है। इसकी व्याख्या दी गई है, कृषि के प्रकारों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया है। विटीकल्चर का संबंध अंगूरों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करना है। पिसिकल्चर या एक्वाकल्चर व्यापारिक स्तर पर मछली पालन की क्रिया को कहते हैं। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया है, जिसमें रेशम के कीटों का पालन करने के लिए शहतूत की कृषि भी शामिल है। अब अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए और आर कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। अभिकथन है, ए है, उत्पादक सिंचाई प्रोडक्टिव इरिगेशन में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि उत्पादक सिंचाई का मुख्य उद्देश्य फसलों को आर्द्रता की कमी के कारण नष्ट होने से बचाना मात्र है। तो इसके अंदर ए सही है, परंतु आर गलत है। सिंचाई के उद्देश्यों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, रक्षित और उत्पादक सिंचाई। उत्पादक सिंचाई का मुख्य उद्देश्य है फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है, इसलिए इसमें जल का निवेश अधिक होता है। इसके विपरीत रक्षित सिंचाई का उद्देश्य केवल आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना होता है। इस कारण आर में दिया गया उद्देश्य फसलों को आर्द्रता की कमी से बचाना रक्षित सिंचाई को परिभाषित करता है, न कि उत्पादक सिंचाई को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में स्थानांतरित कृषि सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। इसमें वाल्टेरिया झारखंड है, ये नहीं है। बाकी कुमारी है, पश्चिमी घाट, पोंडू या पेंडा है, आंध्र प्रदेश, झूमिंग है, असम, मेघालय की साइड। या इसकी व्याख्या है, वालरी या वाल्टरी स्थानांतरित कृषि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुवा के नाम से भी जाना जाता है। झूम कृषि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में की जाती है। पोडू या पेडा कृषि आंध्र प्रदेश में की जाती है। कुमारी की कृषि पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित है, यह भी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है चावल के बारे में। चावल की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें अमन और बोरो लेते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत विश्व का 22% चावल उत्पादन करता है। इसके अंदर 1, 2 और 3 सभी सही हैं। व्याख्या है, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में जलवायु की अनुकूलता के कारण किसान एक कृषि वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाते हैं, जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को अपनी उच्च चावल उत्पादकता के कारण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है।
भारत विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 22% उत्पादन करता है और चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 1/4 भाग पर इसकी खेती की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभिकथन ए, दालें शाकाहारी भोजन का प्रमुख संगठक हैं और ये फलीदार फसलें हैं। ये फसलें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती हैं। इसमें है इसका बी सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसकी ये व्याख्या है, दालें प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होने के कारण शाकाहारी भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है। दालें फलीदार फसलें होती हैं। ये फसलें अपनी जड़ों की ग्रंथियों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। इस प्रक्रिया से मिट्टी का प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है। अगला है अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन मतलब जैसे एग्जाम हो रहे हैं ये अभिकथन और कारण आरोही अवरोही क्रम में ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये सेकंड ग्रेड से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो क्यों ना सबकी हेल्प हो जाए, इसलिए ये बताना चाहती हूँ मैं। तो कपास ए, फूल आने के समय आकाश बादल रहित साफ होना चाहिए और कारण आर है, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे 210 रहित पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। इसमें भी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसकी व्याख्या है अभिकथन ए सही है क्योंकि कपास पर फूल आने के समय आकाश का बादल रहित होना आवश्यक है ताकि तेज खिली धूप मिल सके, जो टिंडों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कारण आर भी सही है कि कपास एक उष्णकटिबंधीय खरीफ फसल है और इसे अपनी वृद्धि के लिए लगभग 210 पाला दिन रहित दिनों और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हालांकि दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सही है, लेकिन आर कारण यह नहीं बताता है कि फूल आने के समय आकाश साफ क्यों होना चाहिए। साफ मौसम की आवश्यकता का सीधा संबंध पाला रहित दिनों की संख्या से नहीं बल्कि खिली धूप की आवश्यकता से है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।